नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं इस क्लास में, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बेस्ड है, यानी पिछले कई बार एसएससी जीडी के परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है और इस बार आपसे पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा देखना है। 50 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो जो साथी लोग 2024 में जीडी का पेपर देने वाले हैं, आपका एग्जाम डेट जो है साथियों 20 फरवरी से है। 20 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है जीडी का। तो जो लोग आवेदन किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये करवाएंगे जो हूबहू आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग इनमें से प्राय किसको परावर्तित करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का जो प्रयोग है प्राय प्रतिरोध, याद रखिएगा, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा प्रतिरोध। याद रखिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछा जाता है तो याद रखना, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है साथियों ओम। क्या होता है? ओम होता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, जब आप अपनी हथेली में एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है, दी गई अभिक्रियाओं में से ऐसा किसके कारण होता है। क्वेश्चन में बोला यह गया है कि जब आप आपकी हथेली में एसीटोन डालते हैं, ठीक है, और जैसे ही एसीटोन डालते हैं आपकी हथेली में आपको ठंडक महसूस होती है, ऐसा किस अभिक्रिया के कारण होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा वाष्पन के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वाष्पन। अगला, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। तो साथियों देखिएगा, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को एनीमिया कहते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही इनमें से कौन है जो कि संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही इनमें से कौन संघ का प्रमुख होना चाहता था। याद रखिएगा, देवदत्त। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1897 में, याद रखना। और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा बेल्लूर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एन्नोर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है। तो साथियों देखिए, एन्नोर बंदरगाह का विकास जो है किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है। तो याद रखिएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एन्नोर बंदरगाह जो है इसका विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है। तो चेन्नई यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसने कुलीन प्रथा यानी कुलीनतावाद का आरंभ किया था। तो इनमें से वो कौन से शासक हैं जिन्होंने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था। तो याद रखिए करेक्ट होगा बल्लाभ सेन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बल्लाभ सेन। अगला क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिए, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है ये लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन करेक्ट होगा। अगला है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। अब चौसा की लड़ाई जो है ये 1539 में लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था। तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। आगे देखिए, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश इनमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत। और दूसरा सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश कौन सा है। तो पहला तो आपका भारत है और दूसरा है अमेरिका। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। तो साथियों याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो भाई देखिएगा, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखिएगा, देखिए बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 40। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है, मतविला प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था।
देखिए मतविला प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व को हम कहते हैं। जैसे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी भारत में सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। तो यहाँ आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था। तो देखिए दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था। तो साथियों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट होगा खिज्र खां सैयद ने, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखिए, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो देखिए इनमें से वो कौन सा अधिनियम है जिसमें पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आगे देखिए अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो साथियों देखिए अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं उसका प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। तो यहाँ आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति शासन। देखिए वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति करते हैं, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यह अनुच्छेद 366 के अंतर्गत किया गया है। याद रखना सभी आप करना, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है साथियों अनुच्छेद 368 के अंतर्गत की जाती है। याद रखना 368, जिसको ये संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिएगा गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन जो है ये कब किया था। तो करेक्ट आएगा 12 मार्च 1930 को, करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा जांत्रिक में। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी चांत्रिक। और अगर गौतम बुद्ध का पूछे तो शाक्य राजवंश में उनका जन्म हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे यानी सिकंदर, देखिए बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। तो देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम ने, राजा राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। तो याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी के मकबरे में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सासाराम में स्थित है। अगला है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो देखिए भारत का इनमें से वो कौन सा नगर है जिसमें 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई में, क्योंकि मुंबई में सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों रेलवे जोन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है। तो करेक्ट होगा 8.6%, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो इनमें से कौन सा वो हिमालय की चोटी है जिसको सागर माथा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों माउंट एवरेस्ट को, ऑप्शन नंबर सी। अगला, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है, यानी नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सी पेड़ की सामान्य जाति पाई जाती है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी सागौन। अगला, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो देखिए भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो साथियों देखिए ककोलत जलप्रपात जो है ये बिहार के नवादा जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा नवादा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। तो साथियों देखिएगा भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इनमें से कौन सी है। याद रखिए इंदिरा गांधी नहर, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर, याद रखना 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो देखिए इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो साथियों देखिएगा
निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली जो प्रमुख नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखना, जिसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी भी है। अगला, लक्षद्वीप समूह स्थित है कहाँ? तो देखिए लक्षद्वीप समूह जो है ये साथियों अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उनको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिस बिंदु पर सभी किरणें आपस में मिलती हैं उनको फॉक्स कहा जाता है साथियों। फॉक्स करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉक्स। अगला, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिछले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिछले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा मैग्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है वर्तमान में? देखिए यहाँ पर आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा साथियों। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार संघ की स्थापना जो है ये आपकी कब हुई थी? तो याद रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसकी स्थापना जो है ना, खेल रत्न की स्थापना जो है आपका 1991-92 में हुई थी, है ना, जिसका नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में रखा गया था। लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर यानी 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत एक पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और नगद 25 लाख रुपए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 25 लाख रुपए। याद रखना, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कब? तो 2021 में इसका नाम बदला गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 लाख रुपए। नेक्स्ट है, देखिए अकबर के शासनकाल में इनमें से कौन मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? तो देखिए अकबर के शासनकाल में इनमें से कौन एक मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखिएगा, देखिए करेक्ट आंसर होगा राजा टोडरमल, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, मनुष्य के गुद्दे या गुर्दे के निषेधन की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन्स। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो सलीमुल्लाह खां को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो देखिए श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो साथियों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। आगे देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन है तेभागा आंदोलन। ठीक है, तेभागा आंदोलन यानी हम 1/3 चाहते हैं। ठीक है, यह आंदोलन जो है 1946-47 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये किसके विरुद्ध था? ये आंदोलन जो है ये किसके विरुद्ध था, ये आपको बताना है। तो देखिए तेभागा आंदोलन जो है ना साथियों, जोतदारों के विरुद्ध, देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जोतदारों के विरुद्ध बारगादारों यानी बटाईदारों का एक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो देखिए दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए मुगल शासक शाहजहां ने जो है ना साथियों दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। देखिए इस मस्जिद को बनाने में 12 साल लग गए थे। यह मंदिर जो है ना, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1644 में और ये बनकर कब तैयार हुआ था? तो ये बनकर तैयार हुआ था 1656 में, याद रखना। ठीक है, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस जनगणना के आधार पर? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना 1971 के जनगणना के आधार पर। ये कब तक वैसा ही रहेगा? तो 2026 तक वैसा ही रहेगा, याद रखना। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों देखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती बर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? तो देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 1997 ईस्वी में। आगे देखिए, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? तो देखिए वह बैंक है साथियों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं। अगला, भारत में कुल वन आच्छादित क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो याद रखिए 23.81%। याद रखना, भारत में कुल वन आच्छादित क्षेत्र जो है वो 23.81% है।
आगे देखिएगा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? तो याद रखिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इंडिका की रचना किसने की थी साथियों? तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने। आगे देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है चंद्रगुप्त। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ जो है अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किया था। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों, आज के इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराया। तो सभी साथी क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा साथियों, इससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। चलिए, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। तब तक के लिए जय हिंद सभी साथियों को। वंदे मातरम।